हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डब्ल्यूएलसी डिप्लॉयमेंट एंड डब्ल्यूएलसी रिडंडेंसी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डब्ल्यूएलसी डिप्लॉयमेंट। डब्ल्यूएलसी डिप्लॉयमेंट में जैसा हमें पता है कि हमने दो तरह से डब्ल्यूएलसी डिप्लॉय कर चुके हैं। फर्स्ट, हम लोगों ने डब्ल्यूएलसी डिप्लॉय किया है लोकल डब्ल्यूएलसी। लोकल डब्ल्यूएलसी मींस कि ये मेरी एक रिमोट लोकेशन है, ये आपकी एक रिमोट साइट है जहां पर आपका राउटर, स्विच, वायरलेस इंफ्रा, लैन इंफ्रा, सर्वर सारा कुछ रखा हुआ है। आपने अपने लैन में ही एक कंट्रोलर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। आपके जो एक्सेस पॉइंट हैं वो लोकल मोड में काम कर रहे हैं, और लोकल मोड में आपको पता है कि अगर मेरा एक्सेस पॉइंट लोकल मोड में काम करेगा तो मेरे जो स्विचिंग होगी वो सेंट्रलाइज होगी। सेंट्रलाइज से मींस कि अगर यहां पर कोई मेरा एक वायरलेस यूजर कनेक्ट होने के लिए आता है और उसने कोई भी एसएसआईडी पे क्लिक किया तो वो ऑथेंटिकेशन के लिए कहां जाएगा? लोकल कंट्रोलर के पास। क्यों? क्योंकि आपका जो ये एक्सेस पॉइंट है, इसकी टनल जो बनी हुई है वो मेरे इस कंट्रोलर के साथ बनी हुई है। इस कंट्रोलर पर मैंने हर एक एसएसआईडी के लिए, जैसे मेरी एक एसएसआईडी थी एचआर जो कि बीलैंड 10 का पार्ट थी, मेरी एक एसएसआईडी थी आईटी जो कि बीलैंड 20 का पार्ट थी, एक एसएसआईडी थी मेरी कॉर्प जो कि बीलैन 30 का पार्ट थी। इन सब के लिए मैंने एसबीआई स्विच वर्चुअल इंटरफेस और यू कैन से L3 इंटरफेस अपने इस कंट्रोलर पर बना रखे हैं। सपोज इस यूजर को एचआर के साथ कनेक्ट होना है, ये एचआर के साथ कनेक्ट होगा, एसएसआईडी पे क्लिक करेगा तो इससे मांगा जाएगा ऑथेंटिकेशन। ये अपना पासवर्ड डालेगा तो ये क्या करेगा? ऑथेंटिकेशन के लिए कहां जाएगा? अपने कंट्रोलर के पास। जैसे ही ये ऑथेंटिकेट होगा ये कनेक्ट हो जाएगा बीलैन 10 से, और जहां भी इसे अपनी नॉर्मल डेटा सेंड करना होगा ये कर सकता है। बट वो नॉर्मल डेटा भी सेंट्रल स्विचिंग के थ्रू जाएगा, यानी कि हर बार इसको कहां जाना है? अपने कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर फिर इसको जहां भी भेजना है, लैन में भेजना है, वैन में भेजना है या बाहर भेजना है, एज पर द डेस्टिनेशन, कंट्रोलर अपनी राउटिंग को यूज करके राउटर के पास भेज देगा और काम हो जाएगा। ये हमारा लोकल मोड था। एक डिप्लॉयमेंट सिनेरियो हमने पढ़ा हब एंड रिमोट। मींस मेरे पास ये लोकल कंट्रोलर नहीं है। उस सिनेरियो में मेरी जो ये एक्सेस पॉइंट है, इस एक्सेस पॉइंट की जो टनल बन रही है वो टनल इस तरह से बन रही है मेरे रिमोट और यू कैन से हब कंट्रोलर के साथ। अब हब कंट्रोलर के साथ बन रही तो ये आपका बैन क्लाउड भी पिक्चर में आ रहा है। इसमें क्या होगा? यहाँ पर कोई एक यूजर आया, वायरलेस यूजर, और उसको कनेक्ट करना है किसी एक एसएसआईडी पे, तो ये भी क्या करेगा? ऑथेंटिकेट होगा। ऑथेंटिकेशन के लिए कहाँ जाएगा? आपके कंट्रोलर के पास। फिर इसको करना है नॉर्मल स्विचिंग, मींस इसको कनेक्ट होना है बीलैन 20 की लैन मशीन के साथ। जो एक ये लैन मशीन है, ये सपोज बीलैन 20 में रखी हुई है, तो ये क्या करेगा? अगर आपने सेंट्रल स्विचिंग यूज किए तो ये क्या करेगा? अननेसेसरी जाना तो लैन में था, बट पहले यहाँ बैन में जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा, फिर कहाँ आएगा? तब जाके लैन में आएगा। उसको अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ क्या इनेबल कर दिया? फ्लैक्स कनेक्ट और लोकल स्विचिंग। लोकल स्विचिंग से मतलब कि अब ये इस डेटा को टनल्ड नहीं करेगा, इस डेटा को सीधे अपने स्विच पे भेजेगा। स्विच चेक करेगा कि भाई ये तो बीलैन 20 का डेटा है, तो इसके जहां भी बीलैन 10 का गेटवे कॉन्फ़िगर होगा, जो कि आप मोस्ट प्रोबेबली इंटर वीलैन राउटिंग हम कहाँ करते हैं? राउटर पे। राउटर के पास जाएगा, राउटर इसको नॉर्मली अपने लैन में भेज देगा। सो दिस इज कॉल्ड लोकल स्विचिंग। ये डिप्लॉयमेंट हम करते हैं। अब रिडंडेंसी की जरूरत कहां पड़ी? सपोज हमने इस तरह से दोनों डिप्लॉयमेंट हमें समझ आ गए और हमने कर रखे हैं। व्हाट प्रॉब्लम क्या आई? सपोज मैंने पहले एग्जांपल लेते हैं लोकल का, कि हमने लोकल कंट्रोलर यूज किया हुआ है, ड्यू टू एनी रीजन ये कंट्रोलर मेरा डाउन हो जाता है, यानी कि फिजिकली डाउन हो जाता है, फिजिकली डैमेज हो जाता है ये बॉक्स। तो आपका जितना भी वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? डाउन हो जाएगा। अब डाउन की सिनेरियो में क्या है कि ये तो आउटेज आ गई नेटवर्क में,
तो इस आउटेज को अवॉइड करने के लिए हम लोग हार्डवेयर रिडंडेंसी यूज करते हैं। हार्डवेयर रिडंडेंसी का मतलब कि हम इस कंट्रोलर के पैरेलल में एक और कंट्रोलर लगाएंगे और अपने एक्सेस पॉइंट को उन पैरेलल कंट्रोलर के बारे में बता देंगे, सो दैट इस तरह की अगर कभी सिचुएशन आती है तो मेरे एक्सेस पॉइंट के पास एक बैकअप पाथ हो और वहां वो रजिस्टर हो पाए। तो इस तरह के सिनेरियो हमारे पास तीन तरह के सिनेरियो होते हैं। एक होता है सॉल्यूशन आपका स्टैंड अलोन, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टैंड अलोन का मतलब होता है कि आपका सिंगल कंट्रोलर ही कॉन्फ़िगर है, जिसपे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर काम कर रहा है कि अगर इसको कुछ होता है तो नेटवर्क में आउटेज आएगी। अगर आपका बिजनेस इस रिस्क को ऑन करता है तब आप इस तरह का डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। बट बहुत कम एंटरप्राइजेस और बिजनेस हैं जो इस तरह के रिस्क को ऑन करते हैं। तो इसके बाद हमारा एक सॉल्यूशन आता है एन प्लस वन डिप्लॉयमेंट, और एक आता है एसएसओ डिप्लॉयमेंट। एन प्लस वन डिप्लॉयमेंट और एसएसओ डिप्लॉयमेंट क्या होते हैं? एन प्लस डिप्लॉयमेंट बोलता है कि आपके पास जितने भी कंट्रोलर कॉन्फ़िगर हैं उसमें एक कंट्रोलर आप एज अ बैकअप कॉन्फ़िगर करोगे, यानी कि एक ऐड ऑन कर दोगे। फॉर एग्जांपल, मेरी एक रिमोट साइट है, यहां पर मैंने ये लोकल कंट्रोलर कॉन्फ़िगर कर रखा है, और रिमोट एक मेरी सेंट्रल साइट है यानी कि हब साइट है, उस पर भी सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैंने एक और कंट्रोलर काम कर रखा है जो एज अ क्या काम करेगा, मेरे लिए बैकअप का काम करेगा। अगर ये वाला कंट्रोलर कभी डाउन होता है तो मेरे ये एक्सेस पॉइंट कहां रजिस्टर हो जाएंगे? मेरे बैकअप कंट्रोलर पर। जरूरी नहीं है कि ये वाला बैकअप कंट्रोलर सिर्फ सिंगल साइट के लिए काम करे। हो सकता है ये सेंट्रलाइज कंट्रोलर है, कॉस्ट सेविंग पर्पस से मैंने मल्टीपल रिमोट साइट का बैकअप इसको बना रखा हो, तो वो मल्टीपल रिमोट साइट्स के लिए भी ये बैकअप का काम करेगा। या मेरे यहाँ बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैंने एक और काम कर सकता हूं कि मैंने सेम लैन में एक और कंट्रोलर यहां पर ही कॉन्फ़िगर कर रखा है और उसको मैं एज अ बैकअप यूज कर रहा हूं। जिस तरह के जो ये हमारे सिनेरियो होते हैं, इन सिनेरियो को हम एन प्लस वन डिप्लॉयमेंट बोलते हैं, नंबर प्लस वन, कि जितने भी नंबर ऑफ आपके प्राइमरी कंट्रोलर्स हैं उसमें प्लस वन आप क्या कर रहे हो, एज अ बैकअप एक कंट्रोलर यूज कर रहे हो। वो बैकअप कंट्रोलर सेंट्रलाइज हो सकता है, मल्टीपल साइट्स के लिए भी हो सकता है, और डेडिकेटेड किसी इंडिविजुअल साइट्स के लिए भी हो सकता है। अब इनको यूज कैसे करते हैं उसका कंसर्न देखो। एन प्लस सिनेरियो के लिए कुछ हार्डवेयर लिमिटेशंस होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। फॉर एग्जांपल, ये भी एक कंट्रोलर है आपका, ये कंट्रोलर है। अब इस कंट्रोलर पर मेरा अगर 8.5 iOS वर्जन चल रहा है, सपोज ये कंट्रोलर एज अ प्राइमरी काम कर रहा है और इस पर मेरा का चल रहा है 8.5 iOS वर्जन, तो आपकी रिकमेंडेशन होगी कि इस पर भी 8.5 चले। रीजन बीइंग कि जब कभी भी ये कंट्रोलर डाउन हो और इस एक्सेस पॉइंट को यहां से कैप वेब टनल डाउन हो और ये अपने बैकअप कंट्रोलर के पास रजिस्टर होने के लिए जाए, तो अगर सेम iOS वर्जन होगा तो आपकी आउटेज कम होगी। अगर ये iOS वर्जन डिफरेंट होगा तो आउटेज का टाइम बढ़ जाएगा। रीजन बीइंग आपने पढ़ा है कि जब एक्सेस पॉइंट किसी कंट्रोलर पर रजिस्टर होता है वो अपना iOS वर्जन मैच करता है। अगर iOS वर्जन सेम है वो रजिस्टर स्टेट में जाता है, अदरवाइज वो पहले उस कंट्रोलर के iOS को डाउनलोड करता है, यानी कि डाउनलोडिंग स्टेट में रहता है। और जब वो डाउनलोडिंग स्टेट में है तो वो आपको क्लाइंट सर्विंग नहीं कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन की वजह से। तो इस तरह की सिनेरियो में को अवॉइड करने के लिए, आउटेज को रिड्यूस करने के लिए रिकमेंडेशंस है कि इनको 8 जो iOS वर्जन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा, एन प्लस वन जो सेटअप है दैट इज कॉल्ड पैरेलल सेटअप। पैरेलल सेटअप से मींस कि ये कभी भी आपस में कॉन्फ़िगरेशन सिंक नहीं करते।
अगर आपने ये 3 एसएसआईडी यहां पर बना रखी हैं तो इट इज मैंडेटरी कि वो तीनों एसएसआईडी विद सेम कॉन्फ़िगरेशन यहां पर अवेलेबल हो। अगर आपने यहां पर इस इंटरफेस को ट्रंक बना रखा है और ये तीनों वीलन यहां पर पास हैं तो इट्स मैंडेटरी कि जहां पर आपने ये अपना बैकअप कंट्रोलर कनेक्ट किया है उस इंटरफेसिस पर भी वो तीनों वीलन जो आपके यहां कॉन्फ़िगर हैं वो अलाउ होने चाहिए। मींस यू कैन से कि आपको पैरेलल में दो कंट्रोलर मेंटेन करके रखने हैं। ये कभी भी अपनी कैप वेब टनल के स्टेटस को आपस में सिंक नहीं करते। मींस अगर इस मेरे प्राइमरी कंट्रोलर पर अभी 50 एक्सेस पॉइंट रजिस्टर्ड हैं, इस कंट्रोलर को कोई भी डेटाबेस नहीं पता कौन कौन से कंट्रोलर प्राइमरी पर रजिस्टर्ड है। जब कभी भी प्राइमरी डाउन होगा ये ऑल 50 कंट्रोलर री रजिस्टर होंगे ऑन द बैकअप कंट्रोलर। आउटेज आनी ही आनी है, बट लॉन्ग आउटेज ना हो इसलिए हम बैकअप कंट्रोलर यहां पर रखते हैं। री रजिस्टर मींस कि सेम रजिस्टरिंग प्रोसेस होगा, ज्वाइन प्रोसेस होगा और ये यहां पर जाएंगे। ये n+1 का सेटअप होता है। n+1 के सेटअप में लाइसेंस काउंट भी 7 पॉइंट iOS में 7.4 से पहले एक्चुअल लाइसेंस दोनों पर रिक्वायर्ड होते थे। अगर आपको 50 एक्सेस पॉइंट रजिस्टर करने हैं तो 50 एक्सेस पॉइंट का लाइसेंस एक्टिव कंट्रोलर पर होना चाहिए और 50 ही एक्सेस पॉइंट का लाइसेंस आपके बैकअप कंट्रोलर पर भी होना चाहिए। बट उसके बाद हमारे पास HASKU जो ऐसा कह सकते हो कि टेम्परेरी लाइसेंस या फिर एक इवेल्युएशन लाइसेंस भी इनेबल कर सकते हैं। ये सेकेंड इसकी क्या हो जाती है, ड्रॉबैक। तो इस तरह से हम n+1 का सेटअप कॉन्फ़िगर करते हैं। अब n+1 के सेटअप के कुछ डिफरेंट डिफरेंट और भी रूल्स हैं। उसको हम एक्सेस पॉइंट को कैसे बताएंगे कि मेरा कंट्रोलर का बैकअप पाथ क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके यहाँ पर कंट्रोल आपका एक्सेस पॉइंट रजिस्टर हो जाता है तब हम जनरल के बाद एक ऑप्शन आता है HA, हाई अवेलेबिलिटी। वहां पर हम अपने एक्सेस पॉइंट की क्या डालते हैं, डिटेल डालते हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट शो करता हूं, वहां से आपको क्लियर करता हूं। वहां से आपको क्या होगा, एक साथ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ये सिस्को का एक डॉक्यूमेंट है, कौन कौन से कंपोनेंट्स या कौन कौन से हार्डवेयर पर हम n+1 कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। 5500 सीरीज, 5500, 7500 और 8500 एयर ओएस के केस में हम क्या कर सकते हैं, n+1 सिनेरियो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। n+1 सिनेरियो क्या कहता है कि n+1 आर्किटेक्चर प्रोवाइड द रिडंडेंसी फॉर द कंट्रोलर्स एग्रोस द ज्योग्राफिकल, जैसे हमने बताया चाहे वो रिमोट पे हो और चाहे सेंट्रल हो। A single backup controller can be used in order to provide the backup of multiple primary। बताया कि एक बैकअप कंट्रोलर हमारी मल्टीपल साइट्स के लिए भी एज अ बैकअप काम कर सकता है और डेडिकेटेडली हम क्या कर सकते हैं, उसको सिंगल साइट के लिए भी यूज कर सकते हैं। These WLCs are independent each other and do not share the configuration, IP address और interface details। मीन्स जैसा हमने यहां डिस्कस किया कि इन दोनों कंट्रोलर की या जो भी मेरा रिमोट ये कंट्रोलर है ये आपस में कभी भी कॉन्फ़िगरेशन और कैप वेब टनल का जो डेटाबेस है उसको सिंक नहीं करते, ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। Access point switchover functionality is not supported in n+1 HA। एक्सेस पॉइंट स्विच ओवर का मतलब होता है कि कभी भी इस तरह का सिनेरियो नहीं होगा कि अगर एक्सेस पॉइंट यहां रजिस्टर है और ये डाउन होता है तो वो ऑटोमेटिकली यहां रजिस्टर हो जाए, उसको री रजिस्टर होना ही पड़ेगा। एसएसओ के केस में हो जाता है। एसएसओ नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट सॉल्यूशन है, उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। कह रहा था एपी कंट्रोल एंड प्रोविजन मींस कैप वेब स्टेट मशीन इज रीस्टार्टेड, मींस इसको दोबारा से री रजिस्टर होना ही पड़ेगा। अगर प्राइमरी कंट्रोलर मेरा अप आ जाता है और मैंने एपी फॉलबैक कॉन्फ़िगर किया हुआ है
फ्रॉम बैकअप कंट्रोलर, तो वो एक्सेस पॉइंट ऑटोमेटिकली कहां आ जाएगा, मेरे, अब सपोज ये वाला कंट्रोलर मेरा अप आ गया और मैंने इस एक्सेस पॉइंट पर एपी फॉलबैक कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो ये री रजिस्टर कहां हो जाएगा, मेरे प्राइमरी कंट्रोलर पर, जो इसके लिए एज अ प्राइमरी कंट्रोलर था। फिर कहता है प्रायोरिटी, एपीज विद हाई प्रायोरिटी ऑन द प्राइमरी कंट्रोलर ऑलवेज कनेक्ट फर्स्ट, मींस कि हर एपी पर हम उसकी प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कैसे, सपोज ये आपकी साइट है, हो सकता है कि ये मेरा सीईओ या कुछ ऐसे एम्प्लॉइज को सर्विसेज दे रहा हो जो मेरे क्रिटिकल एम्प्लॉइज हैं। ये हो सकता है कैफेटेरिया में लगा हो जहां इतनी क्रिटिकलिटी नहीं है, और जब ये बैकअप के पास जा रहा है, हो सकता है ये मेरा बैकअप सर्वर मल्टीपल साइट्स को सर्विसेज दे रहा है और यहाँ लाइसेंस कंज्यूम हो चुके हो या होने वाले हो, तो मैं हमेशा यहाँ प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर करके रखूंगा कि भाई अगर ये दोनों एपी यहाँ रजिस्टर होने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसको दो। रीजन बीइंग क्योंकि ये क्रिटिकल है मेरे लिए। तो आप एपी पर इस तरह से क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एपी पर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो प्रायोरिटी टू रजिस्टर, कि कौन सा एपी पहले रजिस्टर हो, ये प्रायोरिटी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। when using the permanent AP license for the backup controller, 9, अगर हम परमानेंट लाइसेंस यूज कर रहे हैं तो इवेल्युएशन वाला लाइसेंस यानी 90 डेज स्टार्ट नहीं होता, और अगर हम इवेल्युएशन यूज कर रहे हैं, HASQ यूज कर रहे हैं, जैसे ही एपी वहां पर रजिस्टर होगा उसका डे 1 स्टार्ट हो जाएगा, आफ्टर 90 डेज वो आपको एरर दे देगा कि किस तरह से काम करना है। ओके, इस तरह के सिनेरियो को हम क्या बोलते हैं, N+1 सिनेरियो बोलते हैं। अब बात आती है इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। अगर आप अपने कंट्रोलर पर कमांड चलाओगे सो रिडंडेंसी समरी, तो वो आपको बता देगा कि आपकी यूनिट एज अ प्राइमरी कॉन्फ़िगर्ड है या एज अ सेकेंडरी। जब कभी भी आप रिडंडेंसी इनेबल करते हो अपने कंट्रोलर पर, तो आप उसको एज अ कॉन्फ़िग रिडंडेंसी यूनिट सेकेंडरी और प्राइमरी कॉन्फ़िगर करते हो। ये काम आप जीयूआई से भी कर सकते हो जब आप रिडंडेंसी इनेबल कर रहे हो। इसी तरह से जो यूनिट आपने सेकेंडरी कॉन्फ़िगर की थी उस पर लिखा है यूनिट सेकेंडरी HASQ, राइट। एसएसओ मोड इज डिसेबल्ड, एसएसओ हमने अभी नहीं पढ़ा है कि एसएसओ क्यों काम करता है, अभी हम पढ़ रहे हैं N+1, राइट। अगर आपको जीयूआई में जाना है तो आप जीयूआई में कैसे इसको इनेबल करते हैं, ध्यान से देखो। आप अपने कंट्रोलर में जाएंगे, कंट्रोलर में वायरलेस के अंदर जाएंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे, और वहां पर यहां पर ऑप्शन होता है बैकअप प्राइमरी कंट्रोलर आईपी और बैकअप प्राइमरी कंट्रोलर्स नेम, राइट, कि आपका बैकअप कंट्रोलर कौन सा है और उसका नाम क्या है, वो यहां पर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अंडर द कंट्रोलर्स ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। एंड देन आप अपने एक्सेस और उसको क्या दे सकते हैं, यहाँ रिडंडेंसी टैब में बता सकते हैं कि जो आपकी यूनिट है फिजिकली यूनिट, क्योंकि हमने बताया आपको इंडिविजुअली इन दोनों यूनिट को कॉन्फ़िगर करना है, इस यूनिट को भी कॉन्फ़िगर करना है और इस यूनिट को, तो इस यूनिट की रिडंडेंसी में जाके इसको प्राइमरी कॉन्फ़िगर कर दोगे और इसको बता दोगे कि आप सेकेंडरी यूनिट हो, राइट। अब ये जब आपने कॉन्फ़िगर कर लिया, आपको क्या करना है, अपने एक्सेस पॉइंट में जाना है। एक्सेस पॉइंट कैसे देखते हो, कंट्रोलर पे जाओगे, वायरलेस टैब के अंदर जाते हो, वहां आपको एक्सेस पॉइंट दिखते हैं, किसी भी एक्सेस पॉइंट पे क्लिक करते हो, जनरल आता है, क्रेडेंशियल्स, इंटरफेस, हाई अवेलेबिलिटी, यहाँ प्राइमरी कंट्रोलर सेकेंडरी ट्रेसरी होता है। प्राइमरी कंट्रोलर पे यहाँ आप डालोगे कंट्रोलर का नाम जो भी है, सपोज WLC अंडरस्कोर टेस्ट है, WLC अंडरस्कोर बैकअप है, जैसे हमारे केस में हमने इसको दे रखा है WLC अंडरस्कोर बैकअप, और ये है WLAN अंडरस्कोर प्राइमरी। तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी में डाल देंगे WLAN अंडरस्कोर प्राइमरी और उसका आईपी डाल देंगे, और यहां डाल देंगे WLC अंडरस्कोर बैकअप और उसका आईपी। मींस मैं इस एक्सेस पॉइंट को ये बता रहा हूं कि फर्स्ट तो आपको प्राइमरी कंट्रोलर के पास रजिस्टर होना है, बट इन केस
अगर आपका कंट्रोलर प्राइमरी कंट्रोलर रीचेबल आपको नहीं है तो आप कहां चले जाओ, सेकेंडरी कंट्रोलर के पास, जो हमने एज एन प्लस वन सॉल्यूशन में डिप्लॉय किया। इस तरह से एक्सेस पॉइंट को आप बता सकते हो वेयर इज योर बैकअप कंट्रोलर और सेकेंडरी कंट्रोलर। वहीं पर आपका दे रखा होता है एपी फेल ओवर प्रायोरिटी, जो अभी हमने डिस्कस की थी। यहां से आप अपने एपी की प्रायोरिटी फेल ओवर की सेट कर सकते हो कि ये प्रायोरिटी फेल ओवर की आप इसको क्या रखना चाहते हो, लो रखना चाहते हो, मीडियम रखना चाहते हो या हाई रखना चाहते हो। इट्स योर डिसीजन एज पर योर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट और एज पर योर साइट्स रिक्वायरमेंट। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एन प्लस वन का सॉल्यूशन डिप्लॉय कर सकते हैं इन आर केस, राइट। ये एन प्लस वन का सॉल्यूशन है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास दो यूनिट होंगी, कोई भी दो यूनिट होंगी, एक यूनिट एज अ बैकअप काम करेगी, एक यूनिट एज अ प्राइमरी काम करेगी। आपको मेक श्योर करना है दोनों यूनिट्स पर कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, दोनों यूनिट पर अपना इंडिविजुअल आईपी होगा, ये आईपी को शेयर नहीं करेंगी। बैकअप कंट्रोलर मेरा सिंगल साइट के लिए भी हो सकता है और बैकअप कंट्रोलर वो मल्टीपल साइट के लिए भी एज अ बैकअप काम कर सकता है। हमेशा एन प्लस वन में आउटेज आएगी ड्यू टू द री रजिस्ट्रेशन। ये कभी भी अपनी कैप वेब साइकिल को या कैप वेब स्टेट को आपस में शेयर नहीं करते। अगर यहाँ पर 50 एपी रजिस्टर हैं तो इसको नहीं पता कि इस पर कितने एपी रजिस्टर हैं, वो 50 एपी को री रजिस्टर होकर यहाँ आना ही पड़ेगा। सो दैट इज द रीजन यहाँ कुछ आउटेज आती है। बट लॉन्ग आउटेज अवॉइड करने के लिए, सपोज ये हार्डवेयर अगर फॉल्टी है, इसको रिप्लेस होने में टाइम लगेगा, कॉन्फ़िगर होने में टाइम लगेगा, मीनवाइल उस आउटेज को अवॉइड करने के लिए एन प्लस वन सेटअप हम लगा कर रखते हैं। तो इस तरह से आप अपने नेटवर्क में एन प्लस वन सेटअप को इनेबल कर सकते हो। राउटर के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, वहां रिडंडेंसी के अंदर बैकअप कंट्रोलर डिफाइन कर दोगे कि मेरा बैकअप कौन है, और एक्सेस पॉइंट के अंदर जाओगे, हाई अवेलेबिलिटी में प्राइमरी कंट्रोलर और बैकअप कंट्रोलर का आईपी दे दोगे, तो आपका एक्सेस पॉइंट जब कभी भी प्राइमरी डब्ल्यूएलसी रीचेबल नहीं होगा, वो सेकेंडरी पर क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। व्हाट आपको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से मेक श्योर करना है कि दोनों के कॉन्फ़िग सेम हो इन द पॉइंट ऑफ एसएसआईडी, दोनों के वीलैंस ट्रंक्स इंटरफेस ये सारे सेम अलाउ होने चाहिए, सो दैट जब कभी भी इस पर प्रोडक्शन आए तो प्रोडक्शन पे कोई भी इंपैक्ट ना हो। तो इस तरह से हम एन प्लस वन का डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। आई थिंक एन प्लस वन डिप्लॉयमेंट क्यों करते हैं ये आप लोगों को समझ आया होगा।